ओके, ये किसका है बेटा? फर्स्ट ए का मैजिक नंबर। मेरे साथ साथ बोलेंगे सब लोग, जो नहीं बोलेगा माता रानी पाप लगाएगी, पक्की बात है, क्लियर है। Why so serious? Why so serious? And here we go. ठीक है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, हमने ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर दिया है बेटा, है ना, सेशन 2024 के लिए। बैच का नाम हमने क्या रखा हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। 12th वाला बैच है सत्यम, 11th वाला बैच है शिवम, और ड्रॉपर बैच जो है सुंदरम नाम से हमने ड्रॉपर बैच लॉन्च किया हुआ है। इसमें दोनों मीडियम की क्लासेस हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की। आपको अगर एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, या हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप स्टोर से आप इस बारकोड को स्कैन कर ले, हमारे एप्लीकेशन का डिटेल आपको मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन में कुछ कोर्सेज, मैंने जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ से उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज मैंने बहुत ही चीप कॉस्ट में, बिल्कुल गेटवे का चार्ज है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर कुछ कोर्सेज इंपॉर्टेंट लॉन्च किए हुए हैं, आप चाहे तो वो सब भी परचेस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और मेरे चैनल में जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा दे, ठीक है। चलो, नहीं समझ रहे तुम लोग, टेक्निक है ये, यूट्यूब में आएगा ना वीडियो ये, उसके लिए, ठीक। फिलहाल हम लोग अपनी क्लास में आ जाते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, लगभग 114 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इधर वाला जो एलिमेंट्स का जो सेट है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इधर पे जो है वो है पी ब्लॉक, और नीचे जो दिख रहे हैं आपको वो क्या है बेटा? एफ ब्लॉक। क्या है बेटा? एफ ब्लॉक। बोलो, बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इन पीरियोडिक टेबल को हम लोग को याद करना भी है, जिसको याद करने का जुगाड़ मैंने आपको बता रखा। एक बार टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एस ब्लॉक को हम लोग याद करने जा रहे हैं। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसको याद करने का जुगाड़ है ली, ना, की, रब, से, फरियाद। बोलो यही है। सेकेंड ए ग्रुप को याद रखने का जुगाड़ मैंने आपको बता रखा, बेचारी, मुर्गी का सर बड़ा रसीला। बोलो यही है, ठीक है। चलो, छोटा छोटा चीज के लिए फोन कर देंगे। चलो, ये देखो हो गया 02, ये 03, ये 04, ये 05, ये 06, 07, 08, 09, है ना, ये 10, ये 11, ये 12, 1 से लेके, है ना, ये 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो 10 ग्रुप आपको दिख रहे हैं। ये डी ब्लॉक है। क्या है बेटा? डी ब्लॉक। इसको बोला जाता है थर्ड बी, इसको बोला जाता है फोर्थ बी, इसको बोलते हैं फिफ्थ बी, इसको बोलते हैं सिक्स्थ बी, इसको बोलते हैं सेवन बी। क्या बोलते हैं बेटा? 7B। और 8, 9, 10 को मिला करके बोला जाता है 8B। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट बी, ये हो गया सेकंड बी। आपके एनसीईआरटी में एक एरर है, उसने ए को बी और बी को ए कर दिया, ए को बी कर दिया, बी को ए कर दिया। तो आप जब एनसीईआरटी देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, उसको सुधार लेना। बोलो, बात क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे जो कैल्शियम के बाद चालू होता है स्कैंडियम, डी ब्लॉक। साइंस, टीचर, विनीता, कर्मानी, मन, फेको, नहीं, क्यों, जान, जलाती। बोले यही है। ठीक है, स्कूटर, यामाहा, ला, एक, टी, जरा, हाफ करो, वो नवाब था, करोड़ मोल वाला, मन तक रे, फिर रूठा ओशो, कौन रहेगा इर्रेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं, जिनी कैनेडियन होगा। बोलो ये पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक। ठीक है, चलिए डी ब्लॉक के बाद में यहाँ पर 13th ग्रुप चालू हो जाता है। क्या होता है बेटा? 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप। ठीक है, इसको बोला जाता है थर्ड ए, ये है फोर्थ ए, ये है फिफ्थ ए, ये है सिक्स्थ ए, ये है सेवेंथ ए, और ये है एट्थ ए, या इसको कई लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है जरा देखना। ठीक है, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर,
इन थैला, बोले यही है। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, नाना पापा आशा सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा नेहा और कियारा जी रानी, और जैपनीज एक्ट्रेस कौन, यू। ठीक है, फिर नीचे में आते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कैसे होता है, लेंथेनम के बाद वाले लेंथेनॉइड्स, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुमने ये भी लूट लिया। ठीक है, एक्टेनम के बाद आते हैं एक्टेनॉइड्स, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ ऐसे फरमाओ मैडम नो लड़ाई। देखो, एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि 30 तक याद कर लेना आपका काम चल जाएगा, अब वो चलने वाला नहीं है। नीट जेईई जैसे एग्जाम है, पूरी पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये याद रखने का जुगाड़ का जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी दे दिया है, मेरे एप्लीकेशन में भी अपलोड कर दिया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं। बाकी जो ऑफलाइन क्लास में बच्चे बैठे हुए उनको मैंने एक ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शन की एक शीट दी है पतली वाली, उसमें पीछे तरफ में आपको मिल जाएगा। है रखा है क्या कोई, दो, ये नहीं, अच्छा वाला, हाँ, ये यहाँ आपको साफ साफ दिख जाएगा। बोलो क्लियर है। ठीक है, इधर पीरियोडिक टेबल है और यहाँ इसको याद रखने का जुगाड़। ठीक है, चलो तो ये आप याद रख लेना। फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में बेसिकली उज्ज्वला हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो हमको पढ़ना आर्टिकल नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, जो क्लासिफिकेशन है उसका इतिहास क्या है हम वो जानेंगे। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म देखेंगे। ठीक है, और तीसरा हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो हेडिंग डालेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आर्टिकल नंबर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिकल नंबर सेकंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आर्टिकल नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, सबसे पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरा हम लोग देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा हम लोग देखेंगे एटॉमिक साइज, चौथा हम लोग देखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, पांचवा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और छठवां हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। आगे बढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, पहला आर्टिकल हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, है ना, हमको एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, जरा इस बात को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो, सपोज अगर मेरे को किसी एक इन जनरल बात करते हैं क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, लिखने का हड़बड़ी मत करो बेटा, है ना, लिखने का टाइम सबको दिया जाएगा, नहीं होगा तो पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, सब लोग को क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ा हुआ है, पढ़े नहीं पढ़े, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सपोज कोई स्पीशीज है, मैंने उठा लिया ऐसे सांप उठा लिया, ठीक है कि नहीं, ये एटीट्यूड बहुत दिखाता है, जीभ दिखा के चिढ़ाता है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पंजा नहीं लड़ा सकता, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड रेंग रेंग के चलता है, ये सब इसकी प्रॉपर्टी। दूसरा स्पेशीज उठा लिया, चिंपैंजी उठा लिया अपन ने, ठीक है, चिंपैंजी जो है मेरे क्लास के बच्चे लोग के जैसे थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है, इसका आईक्यू लेवल इनसे मैच होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसके हाथ और पैर दोनों काम करते हैं, ऐसे चार पैरों से चलता है, ठीक है, एटीट्यूड वाला आदमी है, सीधे मुंह बात नहीं करता, ये सब इसकी प्रॉपर्टी है। अब इनको इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने अलग क्लास बना लिया, ऐसे करने से कुछ नहीं होता बेटा। और एक जो है
दूसरी स्पीशीज जो सांप थी उसको अपनी प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग कर लिया। फिर हमने छिपकली पकड़ा तो इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच होगी कि इससे मैच होगी, सांप से मैच होगी, तो इसको सिमिलैरिटी के बेसिस पे यहां रखा और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे इससे अलग किया। ऐसे करके अलग अलग एनिमल्स को आपने क्लासिफाई किया, बोलो किए नहीं किए? ठीक है, 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट मिलता है तो टीनोफोरा, पॉलिप मेड्यूसा मिलता है तो सिलेंट्रेटा, है कि नहीं है? ठीक है, हाँ, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब करके आपने पढ़ा हुआ। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपने अलग अलग तरीके से उनको क्लासिफाई कर रखा। तो मैंने आपको बता रहा था कि अलग अलग स्पीशीज को आपने उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या किया बेटा? क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन से फायदा क्या मिला? जैसे सपोज एक पूरा ग्रुप बन गया, एक सपोज रेप्टाइल हो गया, क्या बोलते हैं इसको? किंगडम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं, जो भी है, कचरा कूड़ा। तो ठीक है, एक उसकी अगर मैंने एक यूनिट की स्टडी कर ली, एक स्पीशीज की स्टडी कर ली, तो उस पूरे ग्रुप में जितने भी होंगे सबकी स्टडी हो जाएगी। मैं एक सांप की स्टडी कर लूंगा, लगभग उसकी फैमिली में जितने सांप होंगे सब, उन सांपों की स्टडी सबकी हो जाएगी एक साथ। बोलो बात समझ में आ रहा है? मैं एक कीड़े की स्टडी कर लूंगा तो कीड़े की फैमिली में जितने सारे कीड़े हैं इन जनरल स्टडी सबकी हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन का यही फायदा है। वैसे ही एलिमेंट भी, शुरू में तो बहुत कम एलिमेंट्स थे, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते चले गए और कोई एलिमेंट इस एक पर्टिकुलर रीजन में मिलता है तो दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे पर्टिकुलर रीजन में मिलता है। सपोज कोई एलिमेंट इंडिया में मिल रहा है और उसी से मिलता जुलता कोई एलिमेंट साउथ अफ्रीका में मिल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जगह, ये तो पॉसिबल नहीं ना, उस आजकल तो एरोप्लेन वगैरह, उस जमाने में पॉसिबल नहीं था कि वहां साउथ अफ्रीका जाए, माइनिंग करे, वो एलिमेंट निकाले, फिर उसकी स्टडी करे, या फिर उस एलिमेंट को यहाँ मंगाओगे, फिर उन दोनों को कंपेयर करके स्टडी करोगे। तो एक कंपैरिजन के साथ में एक स्टडी करना बहुत जरूरी था। इसीलिए कहीं ना कहीं साइंटिस्टों को क्लासिफिकेशन की नीड समझ में आई कि एलिमेंट को हमको तो क्या करना पड़ेगा बेटा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। इस दिशा में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करने आए थे, जो साइंटिस्ट ने सबसे पहली कोशिश की थी, उनका नाम था लेवोजियर। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है ना। इन्होंने क्या किया, अपने टाइम से आगे हटके टोबैको को बैन कराने के पीछे इन्होंने बहुत कुछ काम किया था। ठीक है, बहुत चीजें इन्होंने सुधारा, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। यकीन नहीं मानोगे, उस समय लोग इनके पीछे पड़ गए थे, फांसी देने को राजी हो गए। ठीक है, तो लेवोजियर को क्या कहा गया बाद में? उनको, उनके डेथ के बाद उनको सम्मान देने के लिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया। लेवोजियर ने बोला कि जो एलिमेंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एलिमेंट्स जो है कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटा मेटल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, लेवोजियर ने करीब करीब 20 एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। कितने एलिमेंट को? 20 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। उस समय तक ज्यादा एलिमेंट नोन नहीं थे। ठीक है, 20 एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। मेटल वो होता है जो ऑक्सीडाइज होकर के कैटायन में बदलता है। किसमें बदलता है? कैटायन। और नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ठूस करके खुद को रिड्यूस करता है और एनायन में बदलता है। किसमें बदलता है? एनायन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कैल्शियम की, ऑक्सीडाइज होकर के Ca+2 बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। लिथियम है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Li+ बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? Fe है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा, Fe+3 बन जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। समझ में आ रही बात? ठीक वैसे ही नॉन मेटल में Cl है, 1 इलेक्ट्रॉन ठूस लेगा, Cl- में बदल जाएगा। ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन खा लेगा, रिड्यूस होकर के O-2 में बदल जाएगा। नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और N-3 में बदल जाएगा। तो मेटल्स वो थे जो खुद को ऑक्सीडाइज कर पा रहे थे और नॉन मेटल वो थे जो खुद को रिड्यूस कर पा रहे थे। एक सिंपल तरीके का इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। और भी था, मेटल में मेटेलिक क्लस्टर मिलता है, इनको खींच के वायर्स बनाए जा सकते हैं। सब अलग अलग प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ रखा मेटल्स नॉन मेटल्स में छोटे क्लासेस में। फिलहाल लेवोजियर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। लेवोजियर का क्लासिफिकेशन फ्लॉप इस वजह से हुआ, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। उनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड। ओहो, गलती से टिकटॉकर लोग की फोटो आ गई, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तो लेवोजियर के क्लासिफिकेशन में ये डिसाइड करना भूल गए
कि नॉन मेटल और मेटल जो है वो तो एक ग्रुप उन्होंने बना लिया, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट थे जो लोग क्या करते थे बेटा, हमारे पास में क्या करते थे बेटा, मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टी शो करते थे, यानी मेटल की भी और नॉन मेटल की, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो लेवोशियर डज नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस मेटेलॉइड्स। बोलो बात समझ में आया क्या? लिखेंगे सबसे पहले, प्राउस्ट ने ये बोला था ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। सारे एलिमेंट किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से बने हुए हैं। जैसे इस बात को समझो, हाइड्रोजन जो है ना, इसका एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU, ठीक है, लेकिन उस समय तक इसको लगता था कि 1 AMU इसका एटॉमिक मास होता है। तो ये बोला कि सारे एलिमेंट किससे मिलके बने हुए, प्राउस्ट ने ये बोला सारे एलिमेंट किससे मिलके बने हुए, हाइड्रोजन से मिलके बने। हाइड्रोजन से कैसे मिलके बने हुए हैं, ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, लिखना नहीं, इधर ध्यान देंगे, इक्वल्स टू n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास, ये इसने बोला था। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, एटॉमिक मास कितना होता है 39। इसने ये बोला कि पोटेशियम जो है 39 ठोक हाइड्रोजन को मिलाओगे तो एक पोटेशियम बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे सपोज मैं बात करने जा रहा हूँ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, तो ये बोल रहा है कि 4 ठोक हाइड्रोजन को मिला दोगे तो हीलियम बन जाएगा। ठीक है, अब प्राउस्ट ने ना पूरा पैसा किस पे लगाया बेटा, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के नाम पे इसने अपना हाइपोथेसिस दिया। हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का आवारा, पीरियोडिक टेबल का ढीठ, पीरियोडिक टेबल का नालायक, पीरियोडिक टेबल का रणबीर सिंह, दीपिका का घाघरा पहन के भी चल देता है कहीं भी। बोलो बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व, नॉटी एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोलो बोलते हैं नहीं बोलते? ठीक है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। ये कभी फर्स्ट ए ग्रुप में भी रह सकता है, ये कभी इसको हेलोजन फैमिली के साथ भी सिमिलैरिटी दिखाता है, ये फर्स्ट बी ग्रुप कॉपर फैमिली के साथ भी सिमिलैरिटी दिखाता है। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी पोजीशन हमारे पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। किसकी? हाइड्रोजन की। इसकी बेटा हाइड्रोजन की। ठीक है, अब हाइड्रोजन की जब पोजीशन ही फिक्स नहीं है तो उससे अगर कोई हाइपोथेसिस दे रहा होगा आने वाले दिनों में फ्लॉप तो होना ही था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, प्राउस्ट ये बोलता था कि सारे एलिमेंट जो किससे मिलके बने हुए हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने हुए। ठीक है, अब हाइड्रोजन या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। इसका मतलब ये n की वैल्यू हमेशा कंप्लीट नंबर होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। बोलो बात क्लियर है? फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ठीक है, अब जैसे मैं इससे पूछा प्राउस्ट क्लोरीन का बता, बोले मास्टर इसमें क्या 35.5 एटॉमिक मास है, तो 35 ठोक हाइड्रोजन लगाया, 0.5 हाइड्रोजन कहां से लेके आएगा? पागल कहीं के, ऐसा कोई चाकू है हाइड्रोजन को आधा करने का? ठीक है, तो यहां पर जिनका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास था उनका एटॉमिक मास बता पाने में प्राउस्ट का हाइपोथेसिस क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। तो प्राउस्ट सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स की बात करता था जिनके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो है वो हमेशा कंप्लीट नंबर होते थे। जिन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस फ्रैक्शनल हुआ करते हैं उनका रिप्लाई देने में प्राउस्ट क्या हो गया बेटा? फ्लॉप हो गया। बोलो बात क्लियर है? जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो 35 हाइड्रोजन होगा या 36 होगा? 35 होगा या 36 होगा? 35.5 कैसे हो सकता है? नहीं समझे बात को? क्लियर हो रहा ना? तो प्राउस्ट का हाइपोथेसिस यही फेल हो गया। लिखो ये पहले, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन 35.5 है, तो ये 35 हाइड्रोजन हो सकता है, 0.5 हाइड्रोजन नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो ये वाला वहां पे जाकर के फ्लॉप हो गया। क्लियर है? लिख लो। अब देखो, तीसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डो बेरिनर। क्या नाम था बेटा? डो बेरिनर। इन्होंने ट्रायड का कंसेप्ट दिया। किसका कंसेप्ट दिया? ट्रायड। डो बेरिनर ट्रायड में इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई एलिमेंट है ए, बी और सी, ठीक है, अगर बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के सम का एवरेज हो जाए, मतलब ए का एटॉमिक मास प्लस सी का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो बी के एटॉमिक मास के बराबर अगर आ रहा, तो ऐसे 3 एलिमेंट जो होंगे इनका फिजिकल एंड केमिकल
प्रॉपर्टीज आर सेम, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम नहीं सिमिलर बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड है। सेम तो हो ही नहीं सकता, सिमिलर जरूर हो सकते हैं, बोलो बात क्लियर है। और इन सेट ऑफ एलिमेंट को बोला जाता है ट्रायड। क्या बोलते हैं, ट्रायड। तो ट्रायड क्या होगा समझ में आया, अगर ऊपर वाला और नीचे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज है बीच वाले के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डो बेरेनर का ट्रायड। फॉर एग्जाम्पल ली ना की, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं सोडियम का एटॉमिक मास लिथियम प्लस पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर लूं, देखो आ रहा है कि नहीं। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, लिथियम का कितना है 7, पोटेशियम का कितना है 39, डिवाइडेड बाई 2 करो कितना हुआ, 39 प्लस 7 कितना होगा 46, 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 23। बोलो बराबर हो रहा है, क्या ये एक दूसरे के बराबर है? तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ट्रायड। कौन से ट्रायड, डो बेरेनर ट्रायड। और इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, लिखो। ट्रायड होने के लिए सबसे पहले डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। एक तो पहले तो सेम ग्रुप के होने चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, इनका जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए। और उनके बीच में एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। सेम ग्रुप के होने चाहिए और सेम एटॉमिक नंबर का डिफरेंस। एटॉमिक नंबर के डिफरेंस को ही हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, मैजिक नंबर। एटॉमिक नंबर के डिफरेंस को ही हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। तो ग्रुप उनका सेम होना चाहिए, सुना नहीं बेटा, और मैजिक नंबर भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है मैजिक नंबर क्या है। जिन लोग शुरू से क्लास आ रहे हैं उनको मैजिक नंबर पता होगा, जिन लोग लेट से हैं उनके लिए अभी मैं बता दूं, और पुराने बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा। लिखेंगे बेटा, लिखना मत उसको, पहले इधर देखो मैजिक नंबर्स। फर्स्ट डे का मैजिक नंबर क्या होता है बेटा, हाँ हाँ क्या 1988, हाँ सोच ले पहले उसके बाद बोल। हाँ हाँ ओके, ये किसका है बेटा, फर्स्ट डे का मैजिक नंबर। मेरे साथ साथ बोलेंगे सब लोग, जो नहीं बोलेगा माता रानी पाप लगाएगी। ठीक है, रोने वाली लड़की ध्यान देना, फर्स्ट डे का मैजिक नंबर क्या है वापस से बताओ, 2 8 8 18 18 32। बोलो बात क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट डे का मैजिक नंबर क्या बोला तूने, 2 8 8 18 18 32। बोलो बात पक्की है। ठीक है, दो को छोड़ दो, जो बच गया वो सेकेंड डे का मैजिक नंबर है। सेकेंड डे का मैजिक नंबर कितना होता है, 8 8 18 18 32, बस 32, और जबरदस्ती 32 लगा दो, 8 8 18 18 32। बोलो बात समझ में आ रहा है। ठीक, चलो दो और छोड़ दो, तो यहां जो बचा ये थर्ड बी ग्रुप। थर्ड बी ग्रुप कौन सा होता है, स्कूटर, यामाहा, ला, एक। इस ग्रुप का मैजिक नंबर क्या हुआ, 18 18 32। वापस से मेरे साथ बोलो, फर्स्ट डे का मैजिक नंबर क्या होता है, 2 8 8 18 18 32। बोलो बात क्लियर है। ठीक है, चलो सेकेंड डे का मैजिक नंबर क्या होता है बताओ, 8 8 18 18 32। थर्ड बी का मैजिक नंबर क्या होता है, 18 18 32। बोलो बात क्लियर है। ठीक है, मैजिक नंबर फर्स्ट डे हो गया। फिर हम बात करने जा रहे हैं इनर्ट गैस। क्या बात करने जा रहे हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मैजिक नंबर होता है 8 8 18 18 32 32। बोलो यही चीज है। ठीक है, चलो इस ग्रुप के लिए मैजिक नंबर हो गया, इनर्ट गैस के लिए बताओ क्या, 8 8 18 18 32 32। क्लियर है। पहला डिजिट छोड़ दोगे तो जो बच गया वो पी ब्लॉक का मैजिक नंबर। पी ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या हुआ बताओ, 8 18 18 32 32। ठीक है, चलो एक दो डिजिट और छोड़ दो, जो बच गया वो डी ब्लॉक का मैजिक नंबर। डी ब्लॉक का मैजिक नंबर बताओ, 18 32 32। बोलो बात क्लियर है, ये याद रह जाएगा साहू जी। ठीक है, लिखो जल्दी से, ये याद रखना है भाई,
इससे हम लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर है? मैजिक नंबर के एक एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ, यहाँ देख लो कैसे निकालते हैं। जैसे है, ली, ना, की, रब, से, परिया, इन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है। तो इनके लिए मैजिक नंबर क्या होता है, देखो फर्स्ट ए ग्रुप है, बोलो है, इनका मैजिक नंबर होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, इनको बीच बीच में लिखना है एलिमेंट। क्लियर है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भावना बताएगी 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2। शाबाश, सोच ले आराम से, टिक्का दो, हेड्स आया तो 1, टेल्स आया तो 2, 1 है ना। ठीक, 2 और 1 3, बोलने दो उसको, 8 और 3 हाँ 11, 11 और 8 उसको बोलने दो, तो बोलने दो। ठीक है, 11 और 8 कितना होता है? 19, 19 और 18 देख, 18 का डबल होता है 36, 1 रुपया चिल्लर बचा 37, 37 और 18 37 है। ठीक है, और 10 रुपए का नोट कितना हो गया? 47। ठीक है, 47, 3 रुपए चिल्लर यहां से ले ले, कितना हो गया? 47 और 3 कितना हो गया? 50, और 3 रुपए अभी भी 5 बचा हुआ है, यानी कि 55। पैसे में हिसाब किया करो। ठीक है, जो डिजिट दिख रहा है उसको नोटों में कन्वर्ट कर दो, चिल्लर को सिक्कों में कन्वर्ट कर दो, अपने आप हिसाब हो जाएगा। तुम लालची हो ना, 1 रुपए छोड़ दो, मजा ले क्या। ठीक है, 55 और 2 रुपए चिल्लर कितना होता है? 57। 20 का नोट है और 10 का नोट है, 57 और 20 का नोट कितना होता है? 87, और 10 का नोट और मिल गया, कितना हुआ? 97। वाह, गलत गलत बता दी, 50, 60, 70, 80, 2 रुपए चिल्लर कितना? 87। तू मत जाया कर सब्जी लेने कभी। ठीक है, कितना होता है? 87। बोलो क्लियर है? चेक करके देख लेना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांशियम का 87 होता है। बोलो क्लियर है क्या? पक्की बात है? ये मैजिक नंबर का एप्लीकेशन है। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, घर पे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बैकअप क्लास अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या बच्चे आ रहे हैं, रिजल्ट नीट का आ जाए, उसके बाद में बैकअप क्लास लगाऊंगा, उसमें जो छूटा हुआ पोर्शन है उसमें कवर करा देंगे, तो ये सब एप्लीकेशन आप सीख जाओगे। मिंकी जुआ मर गया, मार के देख रही है जिंदा है कि नहीं है। मरा नहीं मरा, खा ले उसको। चलो हो गया, यहां तक हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, ली, ना, की, यही है। ठीक है, इस ग्रुप, फिर सो रही है तू बच्ची, इस ग्रुप का मैजिक नंबर क्या होता है? कौन सा ग्रुप, कौन सा है ये? फर्स्ट ए ग्रुप। पहले पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। फर्स्ट ए ग्रुप का मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8। क्या ये लोग सेम ग्रुप से हैं? यस सर है, सेम ग्रुप से। क्या इनके बीच मैजिक नंबर का डिफरेंस सेम है? यस सर है, 8 और 8 सेम है। अरे सेम है ना, 2, 8, 8, तो ये ऊपर का भूल जाओ, 2 को भूल जाओ ना पागल लोग। लिथियम सोडियम के बीच 8 का डिफरेंस है, सोडियम पोटेशियम के बीच 8 का डिफरेंस। उठ जाओ, मैं पहले बता रहा हूँ। एसी भी बंद कर दूंगा, फैन बंद करो, दोनों दोनों फैन बंद करो लाए को। ठीक है, बताओ इनके बीच मैजिक नंबर कितना है? 8, और यहाँ कितना है? 8। क्या ये मैजिक नंबर का डिफरेंस सेम है? सेम है कि नहीं है? और ये लोग सेम ग्रुप के हैं कि नहीं है? ठीक है, तो इन एलिमेंट को क्या बोला जाएगा बेटा? ट्रायड। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रायड। अब देखो ये तो ट्रायड है, और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज साउजी क्या है? सेम है। क्या है? सेम है, सिमिलर है। सोडियम, पोटेशियम, और क्या दिया है? रुबिडियम। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या होता है? देखो साइड में है, ली, ना, की, रब, यही है। हाँ, इस ग्रुप का मैजिक नंबर क्या होता है? 2, 8, 8, 18। बोलो यही है। हमारे को किस किस एलिमेंट के बीच का निकालना है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ऊपर का सब हटा दो, हट गया। ठीक है, देखो क्या ये लोग सेम ग्रुप के हैं? यस सर है। क्या इनके बीच मैजिक नंबर का डिफरेंस सेम है? नो सर, नहीं है। तो ये लोग ट्रायड नहीं है। यही सबसे बड़ी कमी थी दो बेरिनर ट्रायड की। कुछ एलिमेंट जिनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है वो लोग ट्रायड तो है, लेकिन कुछ जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है लेकिन वो लोग ट्रायड नहीं है। ये लोग ट्रायड है और ये लोग ट्रायड नहीं है।
जबकि आप जानते हो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती है। क्लियर है? तो बहुत सारे एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो लोग ट्रायड हैं, और सिमिलर होने के बावजूद वो लोग ट्रायड नहीं भी है। तो ये बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, इस वजह से डोबेनियर ट्रायड का रूल जो है फ्लॉप हो गया। लेकिन इसने एक सेट दे दिया एलिमेंट का कि एक ग्रुप का कंसेप्ट डोबेनियर ने दे दिया, एक ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ये कंसेप्ट किसने दिया? डो बेरिनर ने दिया। सबको चाय पिला आज तो। और एक ना एक काम करना, ये पूरे सीट में ना मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में वायर बिछा देना, ठीक है, और स्विच उसका यहाँ रखना। क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा नवीन को बुला के पूरा वायरिंग कराओ, है ना, हर बेंच में। जैसे ही मुंह फाड़ोगे इधर से झटका दूंगा मैं, ततड़ ततड़ करके उठोगे फटाफट। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो उठ के खड़े हो सब लोग, सब लोग खड़े हो, खड़े हो जाओ, मस्त शानदार। तेरे को अलग से बोलूं मैं? इसका प्रोसेसर स्लो है, रैम बढ़ाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ लेट से प्रोसेस होता है दिमाग में। लंबी सांस लो, छोड़ो, ठीक है, हाथ ऐसे करो, मेडिटेशन बता रहा हूं, ऐसे ले जाओ इधर, ठीक है, घुमाओ ऐसे, अरे घुमाओ ना, ठीक है, चलो ठीक। नींद टूट गया? टूट गया ना? बैठो, सोना नहीं। सुबह सुबह सोते रहते हो, रात को सोते रहते हो, तुम पागल हो। तुम्हारा धरती में जन्म खाली सोने के लिए नहीं हुआ। एक एनिमल होता है जिसको बोलता है स्लॉथ, वो सोता है फिर उठता है, बोलता है मैं सो के थक गया, फिर सो जाता है। समझे? उसके जीवन में एक ही काम है, सोना। वो इस पेड़ की डंगाल से इस पेड़ की डंगाल तक चढ़ता है तो उसका थक जाता है, वो बोलता है मैं 4 किलोमीटर चल लिया आज। समझे? और तुम वो बनते जा रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, फ्लैश एकेडमी में आया और फ्लैश की स्पीड में पढ़ना है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, एनर्जी के साथ। ऐसे थोड़ी काम चलेगा मरियल टाइप लास्ट टाइप बैठे हुए। अरे जो तुमको आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में टीचर लोग क्या पढ़ाते हैं मैं वो भी बता दे रहा हूँ तुमको। ये थोड़ा बहुत बताते, इतना डिटेल में नहीं। डेफिनेशन उसके बाद बताते हैं मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, फिर बताते हैं किसका बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल का, ये का, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, चैप्टर खत्म। ठीक है, पूरी इनऑर्गेनिक का बेस है ये चैप्टर। ये चैप्टर अच्छा हो गया तो पूरी इनऑर्गेनिक अच्छी होगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। जिन बच्चों का ये वाला चैप्टर वीक रह गया उसके लिए इनऑर्गेनिक में दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ सब रहेगा। बोलो क्लियर है? इनऑर्गेनिक के लिए एक दिक्कत ये है, इसमें एक्सेप्शन है, और ऐसा लगता है रटने का है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, है ना, छोटे छोटे डोजेस में तोड़ दूंगा, उसको अच्छे से आप रिविजन करते चलना, आराम से चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है? ठीक है, इनऑर्गेनिक में बिल्कुल भी रटने का नहीं है। जो मेरे पुराने छात्र हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, वो जानते हैं इनऑर्गेनिक में डोजेस कितना इंपॉर्टेंट है, और वहीं से क्वेश्चन इस बार सबसे ज्यादा आया था, और वहीं गड़बड़ करके चले गए। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना, और एनर्जी के साथ बैठना है क्लास में। ना तो हम तो गाय भैंसों को भी बुला के बैठा दें, जाते जाते कुछ दे के जाएंगे वो, ठीक है, वो लोग भी च्युइंगम खाते खाते देखते रहते हैं, ठीक है, और तुम भी वैसे ही लास्ट टाइप पड़े रहते हो। उधर बच्ची उसको अलग दुनिया में है, ये दोनों, ठीक है। अच्छा तू रो क्यों रही है? लिखो इसको और सॉल्व करके बताओ बाकी। हो गया? बन गया? देखो इसमें कुछ कुछ बता देता हूं, जैसे आयरन कोबाल्ट निकिल, ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकिल सेम ग्रुप में नहीं है, सेम पीरियड में। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो आयरन कोबाल्ट निकिल ऐसे है, जबकि होना कैसे चाहिए, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो आयरन कोबाल्ट निकिल सेम ग्रुप के नहीं है, तो ये लोग भी ट्रायड नहीं होंगे। स्कूटर यामाहा ला थर्ड बी ग्रुप है। इस ग्रुप का मैजिक नंबर क्या होता है? 18 32। थर्ड बी का 18 32। आदि नशा करके बैठा हुआ गलत गलत बोल रहा है, 18 32। तो इनके बीच मैजिक नंबर का डिफरेंस भी सेम, और सेम ग्रुप के हैं, तो ये लोग ट्रायड है। ऐसे करके आपको बनाना है। बोलो क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग, बाकी घर में बनाते रहना। हाइड्रोजन का ग्रुप, हाइड्रोजन जो है वो है पीरियोडिक टेबल का आवारा, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। वो फर्स्ट ए ग्रुप के साथ भी सिमिलैरिटी रखता है, और हेलोजन फैमिली यानी फ्लोरीन क्लोरीन के साथ भी रखता है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इधर देखो सब, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? बच्ची बोलना है, ठीक है। 8 कितना है? 8। 17 और 9 का डिफरेंस बच्ची बताएगी। 17 में 9 घटा, कर ले, टाइम दे रहा हूं मैं। नहीं होता है, कई लोग धीरे, मेरे मेरे भी वैसी आदत थी पहले, बाई प्रैक्टिस ये इंप्रूव होता है। कितना? 8। नालायक कहीं के, कितना है? 8। बताओ सेम ग्रुप के हैं कि नहीं है ये लोग? यस सर हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का आवारा है, हेलोजन फैमिली से भी इसकी सिमिलैरिटी रहती है, इसको हम लोग हेलोजन ग्रुप में भी रख सकते हैं। और सेम मैजिक नंबर का डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर है, तो ये लोग ट्रायड है, लिख लो। अच्छा, डोबेरेनर का आपको ड्रॉबैक पता चल गया ना? बहुत सारे एलिमेंट जिनका मैजिक नंबर का डिफरेंस क्या था? सेम था, तो पर भी वो ट्रायड नहीं थे। समझ में आ रही बात? सॉरी, मैजिक बहुत सारे एलिमेंट ऐसे जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, तो पर भी वो ट्रायड नहीं बन पाया। आपने देखा, बोलो क्लियर है? मतलब हर जगह ये अप्लाई नहीं हो रहा था ट्रायड रूल। फिर एक साइंटिस्ट है न्यूलैंड, न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया। ऑक्टेव मतलब समझते हो क्या होता है? 8 नहीं, वो ऑक्टेट होता है। 8 मतलब, ऑक्टेव का मतलब बताओ है? बोल। देखो जो म्यूजिक होता है उसमें 3 ऑक्टेव होते हैं, 3 सप्तक होते हैं, ठीक है। ऑक्टेव, सप्तक, इसको ऐसे रिलेट मत कर लेना, 7 और 8। ऑक्टेव मतलब गाना जो है 3 तरीके से बजाया या गाया जाता है, ठीक है। मिडिल ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव, ठीक है। मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। और म्यूजिक का एक रूल है, 7 स्वरों के बाद में 8वां स्वर जो होता है वो खुद को रिपीट करता है, इसको बोलते हैं ऑक्टेव रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव रूल। जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, बोलो यही है, ठीक है। ये पहला स्वर है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। और 7 के बाद जो 8वां वाला है, आप 8वां वाला जब प्ले करोगे तो जस्ट पहले वाले के नीचे आएगा, जस्ट पहले वाले के नीचे आएगा। ऑक्टेव चेंज हो जाएगा, लेकिन 7 के बाद जो 8वां स्वर है वो जस्ट पहले वाले के नीचे आता है, खुद को रिपीट करता है। हर 7 के बाद जो 8वां स्वर खुद को रिपीट करता है। मेरी बांसुरी लेके आना, कैबिन में होगा, ठीक है। 7 के बाद जो होगा 8वां स्वर अपने आप को क्या करता है बेटा? रिपीट करता है, ठीक। जैसे रे से मैं चालू करूं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां स्वर जो होगा, यहां से जो 8वां होगा वो खुद को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। यही चीज न्यूलैंड ने अपने एलिमेंट में फिट किया और बोला कि 7 एलिमेंट के बाद में जो 8वां एलिमेंट होता है वो पहले वाले को क्या कर रहा होता है? रिपीट कर रहा होता है। अच्छा, खास बात ये थी, न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के टाइम तक इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनर्ट गैसेस नॉट डिस्कवर्ड, इनकी डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, ठीक है। इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनर्ट गैसेस केमिस्ट्री की हीरोइंस, छुप के बैठी हुई थी, उस समय तक इनकी डिस्कवरी हुई नहीं थी। बहुत टाइम बाद मोजले ने की, रैमसे ने की थी। मोजले के पीरियोडिक टेबल में उसको कंसिडर किया गया था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा म्यूजिक में होता है वैसे एलिमेंट के साथ भी हो रहा था। अब ये आप मान के चलना कि हमारे पास जो अभी पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन नहीं है? उसमें हमारे पास कौन नहीं है बताओ? उसमें हमारे पास में इनर्ट गैसेस नहीं है। वापस से देखते हैं, सोडियम के लिए यहाँ पे कहां से चालू होगा? लिथियम, बोलो लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन नहीं था। डायरेक्ट उस समय लगता था कि फ्लोरीन के बाद सोडियम आता है, फ्लोरीन के बाद क्या आता है? सोडियम आता है। उस समय ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब कंसेप्ट आया ही नहीं था, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, पहले के बाद 8वां यहां आया जो खुद को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन नहीं आएगा, आर्गन नहीं आएगा, उस समय आर्गन की डिस्कवरी हो ही नहीं थी। डायरेक्ट क्या आएगा? पोटेशियम, फिर क्या आएगा? कैल्शियम। तो अगर इसको मैं नंबर 1 मानता हूं, अब मैं इसको नंबर 1 मानता हूं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो 8वां जस्ट पहले वाले के नीचे आ रहा है। तो
इन तीनों एलिमेंट की आर्ची फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, ऐसा ही सुनने लॉ दिया तो लोगों को मजा आ गया। लोग उस समय म्यूजिक प्रेमी बहुत हुआ करते थे प्राचीन समय में, तो उनको मजा आ गया, बोलते यार एलिमेंट भी सारे गामा पाधा नहीं सा चल रहा है। ऐसे वो अंग्रेज लोग का तो सारे गामा नहीं होता, डो रा, हाँ वही होता है। ठीक है, तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सारे गामा होता है, तो इसमें 7 के बाद 8वां खुद को क्या कर रहा था, रिपीट हो रहा है, जैसा म्यूजिक में होता था। तो इनको लगा कि यार मजा आ गया करके, यही रूल है, जबकि ये आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, फ्लॉप होने वाला है। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। तो यहाँ न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल भी फ्लॉप हो गया। कैसे फ्लॉप हुआ, जरा वो मैं चीजें आपको बता दूं। सबसे पहले तो ठीक है, लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। पहला, ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम 20। कैल्शियम 20 तक ये वैलिड। देखो कैल्शियम 20 तक वैलिड है, इसका मतलब क्या हुआ, 20 के बाद 21 एलिमेंट जो आएगा वो स्कैंडियम। ठीक है, साइंस टीचर विनीता कर्मानी मन यही लोग आएंगे ना। अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन की तो प्रॉपर्टी मैच हो रही है, मैंगनीज और क्लोरीन में जमीन आसमान का फर्क है। प्लास्टिक खाने वाली लड़की, सल्फर क्रोमियम में भी जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये जो ऑक्टेव रूल की धज्जियां उड़ गई, और धज्जियां उड़ गई कब, जब बेटा यहाँ पर कैल्शियम के बाद से जो एलिमेंट है उनके बाद से, क्योंकि ये जो एलिमेंट आएंगे ये मेटल्स होंगे, इनकी प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। बोलो क्लियर है, पहला तो वो होगा। और दूसरा, इनर्ट गैस नॉट कंसिडर्ड। इनर्ट गैस को कंसिडर नहीं किया गया है, गौर से देखना। इनर्ट गैस कौन है, हमारी केमिस्ट्री की हीरोइंस। और हीरोइंस के आते ही तुम जो आए, जिंदगी की वाट लग गई। बोलो बात समझ में आ रहा है, वही चीज होने वाला। अच्छा खासा ऑक्टेट रूल हिट हो रहा था, गौर से देखना। लिथियम गिनते जाओ, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर कौन आएगा, नियॉन। फिर कौन आएगा बताओ, अरे नियॉन फ्लोरीन। फिर कौन आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन। अब देखो एक ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है। एक है लिथियम, हाईली रिएक्टिव मेटल। एक जस्ट उसका ऑपोजिट, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। ये दोनों एक दूसरे से आकाश पाताल है। मतलब ये अगर रॉ है, ये स्मैकडाउन है। ये बीजेपी है, ये कांग्रेस। ये गोपी बहू है, संध्या बिंदड़ी है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। जमीन कोकिला बेन नहीं, क्या उसकी गोपी बहू की सास का क्या नाम रहता है, ये यहाँ बड़ा सा बिंदी रहता है जिसके, मेरे को समझ नहीं आता, ये बड़ा सा बिंदा लगा रहता है यहाँ पे। उसमें इंडिया क्रिकेट का मैच हो सकता है 2 ठो। समझ में आ रहा है, तो ये जमीन आसमान है। ये समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाहूँ। ये इच्छाधारी नागिन है, तो ये इच्छाधारी नेवला है। बोलो बात क्लियर है। अब बीच में नर तेंदुआ बैठा हुआ, देखो नियॉन, इनर्ट गैस है। क्या है बेटा, इनर्ट गैस। बोलो क्लियर है, इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी किसी से भी मैच नहीं होती। बोलो क्लियर हो रहा है ना। अब एक ग्रुप में वो एलिमेंट आ गए जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में नहीं मिल सकती। ऐसा कब हुआ, जब कौन कंसिडर हुए, केमिस्ट्री की हीरोइंस। तो लड़कों सावधान रहे, सतर्क रहे। लिख लो, ये नहीं लिखना, बस ये दोनों लिखना है। हो गया, समझ में आया साहू जी। यस, आगे बढ़ जाए। तो ये नहीं लिखना है, बस ये दोनों तो लिखना तो। ठीक है, चलो अब देखने जा रहे हैं लोथर मेयर कर्व। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लोथर मेयर। उन्होंने अलग अलग एलिमेंट के प्रॉपर्टीज लिया। क्या लिया बेटा, अलग अलग एलिमेंट के प्रॉपर्टीज, और उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे कर्व बनाया, ग्राफ बनाया। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज
ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। तो जो एलिमेंट जिनकी पोजीशन, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हुआ करती थी, वो कर्व के एक ही पोजीशन को क्या करने लग गए बेटा, कैप्चर करने लग गए। तो इन्होंने यहाँ से बहुत बढ़िया काम किया था। मतलब इधर उधर के साइंटिस्ट लोग कुछ भी बकवास बात कर रहे थे, कोई ट्रायड बना रहा है, कोई सारेगामापा नीचा कर रहा है, कोई रणवीर सिंह को लेके पिक्चर बना रहा है हाइड्रोजन को लेकर के, बड़ा बकवास बात चल रहा था। कई लोग मेटेलॉइड की पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत सारी चीजें थी। लोथर मेयर ने किन किन प्रॉपर्टी को लिया, एक तो एटॉमिक वॉल्यूम लिया, ठीक है, एटम का क्या लिया बेटा, वॉल्यूम लिया, और साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज थे ये सारे, मेल्टिंग पॉइंट लिया और बॉइलिंग पॉइंट लिया। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो दिख जाता है, ठीक है, इनको लिया। और यहां पर इन्होंने एटॉमिक मास लिया। एक्चुअली में जो मेंडलीव था ना, मेंडलीव को एटॉमिक मास का आइडिया लोथर मेयर से मिला था, इसके कर्व से मिला था। कि अगर मतलब यहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि एटॉमिक मास कुछ तो है इसमें। बोलो बात क्लियर है, एटॉमिक मास में कुछ तो बात है जिस वजह से हम लोग को एक पीरियोडिसिटी मिल रही है। मुंह फाड़ने वाले लड़के गौर से देखना, ऐसा हाका नूडल टाइप का ग्राफ है लोथर मेयर का। बोलो बात क्लियर है। इस हाका नूडल वाले ग्राफ में जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है, ली, ना, ही, तो इस हर ग्राफ में जो एलिमेंट जिस पोजीशन में आ रहे थे वो पोजीशन बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट की हुई। तो यहां से मेंडलीव को आइडिया आया, क्यों ना मैं इन्हीं एलिमेंट को पकड़ूं और एक ग्रुप बना दूं। नहीं आ रहा बात समझ में? यहां से मतलब मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल बनाने का आइडिया कहां से आया, लोथर मेयर के कर्व से। एनसीईआरटी में ये बात साफ साफ दी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, उसमें कौन कौन सा, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इधर क्या बेटा, एटॉमिक मास। बोलो क्लियर है। इस ग्राफ की एक खास बात थी, ठीक है, इस ग्राफ की खास बात क्या थी, ये जो ग्राफ है इसमें जो ग्राफ का जो पीक पॉइंट होता है, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स। ये जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है, असेंडिंग डिसेंडिंग समझते हो, उधर तो कुछ नहीं बोले लूप ऑफ हेनले में, इधर केमिस्ट्री में असेंडिंग डिसेंडिंग कर रहा हूं, मुंह बना रहे, ठीक है। तो यहां पर जो डाउन वाला पार्ट है इसमें सेकेंड एलिमेंट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सेकेंड। और असेंडिंग वाला पार्ट है, यहां पर हेलोजेंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हेलोजेंस। और नीचे नीचे में आपको नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स और मेटल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स। ये लोग मिलेंगे। बोलो क्लियर है क्या, ये चीज समझ में आया लोथर मेयर का कर्व, पक्की बात है, ठीक है, लिख लो। तो यहां से लोथर मेयर ने एक आइडिया सबको दिया, क्या आइडिया दिया, कि अगर मैं एटॉमिक मास को लेकर के ग्राफ खींचूं तो एक टाइम इंटरवल के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। देखो कैसे, समझो बात को, मैं इस वाले हिस्से को देखूं, हर ग्राफ में एक टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है ना, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब समझते हो, जैसे पेंडुलम है, टिक टॉक, ये क्या नाम ले लिया, सॉरी, टिकटॉक नहीं, 1 2 3 4, एक टाइम बाद ये अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं बेटा, पीरियोडिक मोशन। इन फ्यूचर आप पढ़ोगे इसको बोलोगे हार्मोनिक मोशन, क्या बोलोगे, हार्मोनिक मोशन। और अगर यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड कम हो तो वाइब्रेशन ज्यादा एम्पलीट्यूड में, और एम्पलीट्यूड अगर कम हो जाए तो उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। नहीं आ रहा बात समझ में? तो एक टाइम बाद ये अपने टाइम पीरियड के बाद अपनी वापस से खुद को रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो एलिमेंट को अगर किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग उनके बीच में हम लोग प्रॉपर्टी की स्टडी करें तो एक टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस से रिपीट करता है, और ऐसे ही प्रॉपर्टी को बोला जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। बोलो बात क्लियर है। जैसे एटॉमिक मास के बेसिस पे हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब कौन कौन से प्रॉपर्टी, जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज लगातार घटेगा,
टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज लगातार बढ़ेगा, एक ट्रेंड देखने को मिलता है। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। और हर प्रॉपर्टी को एक फंक्शन, जैसे ये जो मोशन था इसको आपने एक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया होगा, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। समझ में आ रही बात? तो ऐसा फंक्शन जिसमें किसी भी एलिमेंट को अगर अरेंज करते चले जाएं तो एक टाइम इंटरवल के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को वापस से रिपीट करने लगता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसका आइडिया किसने दिया? लोथर मेयर ने दिया। बोला अगर आप अलग अलग एलिमेंट को एटॉमिक मास वर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टी के बीच ग्राफ बनाओ, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी कौन सा? एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे अपन लोग पीरियोडिक फंक्शन। समझ में आया सभी को? पक्की बात है? क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? व्हाई सो सीरियस? सेम यही तो लोथर मेयर ने बताया। जैसे कि हेलोजन अगर आ रहा है, हेलोजन की अगर मैं बात करता हूं, तो हेलोजन सपोज हमारे पास में फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन यहां आया, तो यहां पर क्या आएगा? क्लोरीन। अगले ग्राफ में यहां पर क्या आएगा? ब्रोमीन। मतलब वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो ग्राफ में एक ही पॉइंट पे आ रहे थे। ये हैरानी वाली बात थी, समझ रहे हो? ये बहुत हैरान करने वाली बात थी उस समय के लिए। तो लोथर मेयर ने बहुत अच्छा काम किया, पर इसने ये हाका नूडल वगैरह बनाया था, अगर उसको टेबल में अरेंज कर देता तो और आगे तक जा पाता। मेंडलीफ से पहले ये रिसर्च कर लेते। मेंडलीफ को बहुत एक अच्छा आइडिया, एक पीरियोडिक फंक्शन का आइडिया यहां से मिला। और उस समय ग्लोबलाइजेशन उतना था नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग थीसिस देते थे, अलग अलग जगह पे रिसर्च करते थे, इंटरनेट का जमाना तो था नहीं। आज कहीं रिसर्च होता है तो उसके आगे की चीजें अगर शुरुआत करनी है तो कहीं से भी बैठा आदमी बंदा कर सकता है ना? समझ रहे हो बात को? लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था, ग्लोबलाइजेशन था नहीं, तो मेंडलीफ को भी थोड़ा टाइम लग गया इस प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए। हालांकि दोनों अपने अपने बेसिस पे अलग अलग वर्क कर रहे थे, लेकिन कंक्लूजन दोनों एक ही दिशा में वो लोग बढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा आपने सुना होगा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड है। लोथर मेयर भी तो एटॉमिक मास पे काम किया। दोनों साइंटिस्टों का तरीका अलग अलग था, लेकिन वो काम जो है एक ही डायरेक्शन में कर रहे थे। बोलो समझ में आ रहा है? इन्होंने कर्व जो है मेंडलीफ के पहले दिया था। क्लियर? तो जो पीरियोडिक फंक्शन का आइडिया है वो किसने दिया था? लोथर मेयर ने दिया था। तो लिखेंगे पीरियोडिक फंक्शन, when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, element having similar properties get repeated after a regular interval। पहले के जमाने में ऐसे खेल होते थे छोटे बच्चों के, हम लोग खेलते थे पिट्टूल। ठीक है, और गर्मी के टाइम पे हमारा एक्साइटमेंट लेवल रहता था नेक्स्ट लेवल, चोरी का आम खाना है, ठीक है, इमली तोड़ने जा रहे हैं, ये सब रहता था। और खेलते थे, दिन भर खेलते थे, मतलब क्रिकेट वगैरह खेलते थे। नया नया वीडियो गेम आया था, मारियो वगैरह, वो सब खेलते थे। और थोड़ा सा हम लोग, मैं और मेरे ब्रदर जो है, हम लोग पेंटिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे। ये हमारा उस समय में टाइम पास होता था। बच्चियां जो होती थी खाना वाना बना रही है नकली नकली, ठीक है, गुड़िया गुड़िया खेल रहे हैं, है ना, डॉक्टर सेट होता था, किचन सेट, जो भी है ये सब रहता था। ये बच्चों में थॉट प्रोसेस जनरेट करता था, मतलब एक आर्टिस्ट वाली स्किल की बुनियाद वहीं से होती थी। कहानी बनाते, इमेजिनरी फ्रेंड बनाया करते थे बच्चे। ये मेरी दोस्त है, इसको ले खा खा, ये नकली नकली इमेजिनेशन चलता है। ठीक है, इमेजिनेशन चलता था। एक दिमाग, जो छोटा बच्चा होता है वो जितना इमेजिन कर सकता है ना, हम लोग नहीं कर सकते। वो कुछ भी टीवी में अगर शक्तिमान देख लिया सपोज, तो वो ये सोचेगा कि स्कूल में प्रेयर चल रहा है और मेरे पास शक्तिमान का पावर, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन आज का जो जनरेशन है वो मोबाइल और टिकटॉक और रील के चक्कर में हो चुका है बर्बाद। ये छोटा बच्चा भी रहेगा, खाना तभी खाएगा जब हाथ में उसको मोबाइल दोगे। मम्मी लोग भी गलत आदत ये लगा के रखते कि रो रहा है चल फोन दे देते। सबसे बड़ा नुकसान कर रहे अपने बच्चे के साथ। एक तो आंख का भी, ठीक है, और दूसरा सबसे ज्यादा क्या है? दूसरा सबसे ज्यादा शॉर्ट अटेंशन होता है। रील देखते देखते, आप पहले मूवीज कोई भी देखते थे, आप अपने टाइम का याद करो, बचपन का कई डेफिनेशन आपको अभी भी याद होंगे। अनाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। APPLE एप्पल। नहीं सर, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनेबल टू कम टू द स्कूल, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 1000 days। उस समय की मेमोरी जो थी वो अभी नहीं। आप कोई मूवी देखते थे, आपको विद डायलॉग याद हो जाता था एक बार में। आपने एक बार देखा होगा, वो टीवी में ब्रॉडकास्ट हुआ। अब ये शॉर्ट अटेंशन के चक्कर में आपको ये होता है, शॉर्ट अटेंशन के चक्कर में 30 सेकंड 60 सेकंड की रील में आप अटके हुए, उससे थोड़ा सा भी इधर उधर काटा हुआ आप तुरंत स्क्रॉल कर देते हो। मूवी आप देखते हो, अभी फोकस करके देख पाते हो? कोई भी मूवी आप एक हफ्ते से ज्यादा याद नहीं रख पाओगे आज के डेट में। ये भी होती है। तो पढ़ाई कैसे याद रहेगा बताओ? सीधा संबंध है।
बोलो बात क्लियर है? शॉर्ट अटेंशन हो गया, आपके दिमाग में जहर घोला गया, मोबाइल से नहीं, ये रील टिकटॉक जकरबर्ग जो है इन्होंने किया ये स्कैम। समझ पा रहे हैं आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर है ना? तो इस चीज से बंधे मत रखना, शॉर्ट अटेंशन, शॉर्ट्स देखना बंद, और देखेंगे भी तो सिर्फ फ्लैश एकेडमी। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है, वहां से दिमाग खराब होना चालू होता है, वो शॉर्ट अटेंशन, ये डिसऑर्डर। क्लियर? अभी मेरी क्लास में देखो, मेरे को बीच बीच में उठ जाग बीच बीच में बोलते रहना पड़ता है, क्यों? फोकस करवाने के लिए, ऐसी थोड़ी बोल रहे। क्लियर है? तो लगातार मैं अपना काम करके चले जाऊं, उधर आधे ऐसे पड़े हुए हैं लास्ट टाइम, आधे पता नहीं क्या खा के आए हुए सो रहे हैं, अलग से एक के मुंह से झाग निकल रहा है इधर, उधर बोरेबासी खा के पड़े हुए हैं नींद में एकदम। ठीक है, सब अलग अलग तरीके के लोग हैं क्लास में, तो ऐसे ध्यान देना, एकदम एनर्जी के साथ बैठना है बस। एक चीज कौन सी काम की बात यहां से निकलेगी जो आपके दिमाग से स्किप हो गया, क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, अभी आप ये सब पढ़ रहे हो, आपको लग रहा होगा कितना आसान चीज है, एनसीईआरटी में दिखाता हूँ एक एक लाइन यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वहीं तुम गलती करके आओगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। क्लियर है? ठीक है, तो चलो ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन सबको समझ में आई? पक्की बात है यहां तक? ठीक है, अब उसके बाद अगले साइंटिस्ट है, इनका नाम था टेल्यूरिक हेलिकल मॉडल। ठीक है, ये दिया था डी चैन कॉर्टोइस, जैपनीज साइंटिस्ट थे, निंजा टर्टल टाइप का नाम है इन लोगों का नाम, ये बोलते भी बड़े अजीब है, ऐसे लगता है एक दूसरे को चमका रहे, न्यू का कुछ मजे ही वासु ऐसे बात करते हैं। अब जैपनीज गेम या कुछ एनीमे वगैरह देखे होगे तो आपको याद होगा, ऐसे लगता है एक दूसरे को चमका रहे। 3D पीरियोडिक टेबल है ये, बात नहीं कर बेटा, 3D पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का 3D मॉडल है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जमे रहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 3D डीएनए जैसे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट को जमा, उसको ऐसा जमा दिया। ठीक है, कुछ नहीं, बकवास है। इतना सब कुछ घट रहा था, एलिमेंट का कोई हाका नूडल बना रहा है, ठीक है, कोई सारेगामा पाधानीसा कर रहा है, कोई ऑक्टेव रूल बना रहा है, कोई ट्रायड बना रहा है, इतना सब बकवास चल रहा था। एक साइंटिस्ट पहली बार समय से निकल कर आगे उन्होंने काम किया, एक लड़के ने मुंह फाड़ा और सोचा हाथ रख के मुंह फाड़ लूंगा, सर नहीं देखे होंगे, लेकिन ये भूल गया सर के पास सुपर पावर्स है। ठीक है, चलो मुंडी पकड़ के बैठा हुआ है अभी। चलो इधर ध्यान देंगे, अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था दिमित्री मेंडलीफ। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल पागल थे, बोलते हैं ना कई लोग होते हैं पागलपन है इसको, कई लोग बोलते हैं ना पागल आदमी है यार, और पागल लोगों ने इतिहास रचा है। समझ में आ रही बात? खुश हो गई एक लड़की। ठीक है, इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो पागल है। चलो, कीर्ति बाला राजपूत, ध्यान दे बेटा, मेंडलीफ क्या करते थे, अलग अलग एलिमेंट, इनको आइडिया तो ये मिल गया कि एटॉमिक मास ही एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मेरे को पीरियोडिसिटी मिल सकता है। इससे पहले तक के साइंटिस्टों के दिमाग में पीरियोडिसिटी वाला कोई आइडिया नहीं था। लोथर मेयर के रिसर्च के बाद मेंडलीफ, दिमित्री मेंडलीफ को यह आइडिया मिल गया कि हमको तो पीरियोडिसिटी चाहिए, तो हमको एटॉमिक मास में काम करना है, बस खत्म बात, बोला एटॉमिक मास चाहिए बस। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, इन्होंने हर एक एलिमेंट की स्टडी करके वहां चिपका दिया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट लिया, उनको उनके साथ मैच किया, बोला नहीं नहीं ये मैच नहीं हो रहा, इसको इधर रख दिया। ठीक है, तीसरा एलिमेंट लिया, बोला ये तो पहले वाले से मैच हो रहा है, इसको उसके नीचे चिपका दिया। ऐसे करके अलग अलग एलिमेंट की स्टडी करते थे और उनको लगाते जाते थे दीवार पे। एक दिन दूर से नजारा देखा और खुश हो गए भाई साहब, बोलते यार मैंने तो पीरियोडिक टेबल बना दिया। पहले इन्होंने एक रफली पीरियोडिक टेबल दिया, एक्चुअली दिमित्री मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो 2 पीरियोडिक टेबल इन्होंने प्रपोज किया। ठीक है, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो 2 था, ये लोगों को, कई लोगों को नहीं मालूम है ये बात। एक उन्होंने ओल्ड टेबल दिया बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, किस पे बेस्ड था बेटा? एटॉमिक मास पे। ठीक है, और दूसरा दिया उन्होंने न्यू टेबल, क्या दिया बेटा? नया टेबल दिया, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। पागल लोग, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे ही बेस्ड है। किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से इन्हें ग्रुप का आइडिया आया। किसका आइडिया आया बेटा? ग्रुप का।
आइडिया किसका मिला, इनको ग्रुप का मिला, यानी वो एलिमेंट एक ग्रुप में रखा गया जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, सेम था। ठीक है, इन्होंने टोटल 63 एलिमेंट को क्लासिफाई, कितने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, 63 एलिमेंट को क्लासिफाई किया। इन्होंने टोटल है ना 8 क्या बनाया बेटा, ग्रुप बनाए, और हर ग्रुप को ए और बी सब ग्रुप में बांट दिया, और 7 पीरियड बनाए। क्या बनाया बेटा, 7 पीरियड। ठीक है, टोटल कितने, 8 ग्रुप बनाए, और ए और बी सब ग्रुप में बांटा, और 7 क्या बनाया बेटा, पीरियड बनाए। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या, पक्की बात है यहां तक। कितने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, 63 एलिमेंट को। बच्चों बात को समझना, इससे पहले तक का क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं था, है ना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिए या एलिमेंट का कंपैरिजन स्टडी के लिए। एलिमेंट को कंपैरिजन स्टडी के लिए सबसे पहला और अच्छा क्लासिफिकेशन इन्होंने ही दिया था। बोलो समझ में आ रहा है। आपकी एनसीईआरटी में इनका जो पीरियोडिक टेबल बना के दिखाया गया है वो एक्चुअली में इनका नहीं था, वो मोजले का पीरियोडिक टेबल दिखाया गया। मैं अभी उस बात को और क्लियर करूंगा अच्छे से। इनका पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता था जरा वो मैं बताऊं, उससे पहले ये आप लोग लिख लेंगे, ये आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक लॉ इन्होंने क्या दिया बेटा, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इन्होंने ये दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी अगर मैं एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को जमाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मेरा क्या फायदा, तुझे पीरियोडिसिटी मिल जाएगा, यानी कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो लिखेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। 5 मिनट दो और छुट्टी। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं आज की क्लास में, इसके आगे का अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था बेटा, हाँ, लेवोजियर। लेवोजियर ने क्लासिफाई किया, ठीक है, 20 एलिमेंट का, मेटलॉइड को क्लासिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद फिर कौन साइंटिस्ट है, प्राउड्स। प्राउड्स ने हाइपोथेसिस दिया, है ना, हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। फिर आया बेटा कौन, डोबेरी ने। डोबेरी ने ट्रायड का कंसेप्ट दिया, वो एलिमेंट जिनमें मैजिक नंबर का डिफरेंस सेम ग्रुप के, वो लोग क्या होते हैं बेटा, ट्रायड होते हैं। ठीक है, ट्रायड के बाद फिर कौन आया बेटा हमारे पास में, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया, इनर्ट गैस कंसिडर नहीं थे, धज्जियां उड़ गई इस कंसेप्ट की, बकवास था। फिर आया लोथर मेयर। लोथर मेयर ने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में ग्राफ बनाया, तो पीरियोडिसिटी मिला। पीरियोडिसिटी के आइडिया के बाद मेंडलीफ है। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को हम लोग अगली क्लास में और डिटेल में देखने वाले हैं, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये मान के चलना कल की क्लास से मेन खेल चालू होने वाला है। तो आज हिस्ट्री था जो मैंने आपको बताया, क्लियर है। कल की क्लास से मेन खेल चालू होने वाला है, उसको बहुत अच्छे ढंग से करना है, और कल से एनसीईआरटी लेके आना है। एनसीईआरटी लाए हो सब, निकालो एनसीईआरटी, यहीं से जीतोगे आप। ठीक है, चलो देखो मैंने जो आप पढ़ाया आज की क्लास में वो सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक एक लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो सबसे पहले, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट। एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। 1800 साल पहले या 1800 में 31 एलिमेंट नोन थे, फिर 63 एलिमेंट को मेंडलीव ने क्लासिफाई किया। अब प्रेजेंट में 114 एलिमेंट प्रेजेंट है। ये बात कौन बोल रहा है, एनसीईआरटी, मैं नहीं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं अभी हमारे पास 118 तक एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। इवन 124वां वाला एलिमेंट भी खोजा जा चुका है, नासा के पास है, वो बताते नहीं है हम लोग। ठीक है, बड़े चालाक लोग हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे अब तो बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक, एनसीईआरटी ने 114 बोला है, तो हम जो भी हिसाब किताब इन फ्यूचर करने वाले हैं वो 114 को लेके करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिख रहा है सभी को, पितृदेव संरक्षण। ये देखो 3.2 ट्रायड के बारे में बात कर रहा है। लॉ ऑफ ऑक्टेव दिख रहा है सभी को, ऑक्टेव रूल फ्लॉप हो गया। फिर लॉ ऑफ ट्रायड दिख रहा है। ट्रायड के बाद में लोथर मेयर का कर्व आएगा। क्या आएगा बेटा, लोथर मेयर कर्व।
हाँ ये देखो, यहाँ पर एक लाइन आपको दिखेगी, बड़ी प्यारी लाइन है। Mendeleev arrange element in horizontal row and vertical column of a table in order of their increasing atomic weight in such a way that the element with similar properties occupied the same vertical column or group. Mendeleev's system of classifying element was more elaborated than that of Lothar Mayer's. He fully recognized the significance of periodicity and used broader range of physical and chemical properties to classify the element. अब समझ में आया? एनसीईआरटी की लाइन डम्बलडोर है, कम बोलता है लेकिन हैरी पॉटर को ज्यादा हिंट दे देता है, वैसी वाली बात है। कम लाइन देगा लेकिन बहुत चीजें बातें छुपी रहेंगी, जितना समझा वो पूरी यहाँ लिखी हुई है। Mendeleev relied on the similarities in the empirical formula and properties blah blah blah. He really ignored order, weight, thinking that group फलान ढिमकान। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है? नहीं ये नहीं है, हाँ ये है, यस ये देखो, ये लाइन बड़ी काम की है। एनसीईआरटी में ना कॉमा डाल डाल के आपको, एनसीईआरटी पढ़ना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा बायो में। कहीं अगर कॉमा डाल डाल के अगर बातें दी हुई है ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सेल वॉल से रिलेटेड बातें दे दिया, इट सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह दुनियादारी का, कॉमा डाल डाल के 5-6 बात दे दिया। वो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेल वॉल, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 1 3 एंड 4 1 2 3 4, वहीं आप फंसोगे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इन चीजों के लिए तैयार बैठना। देखो क्या है, कैसे, यहां पर देखो, लोथर मेयर plotted the physical properties such as atomic volume, melting point and boiling point. Atomic volume, melting point and boiling point, ये 3 पॉइंट है, 3 नंबर डाल देना। समझ में आ रही बात? इससे आपको पता चल जाएगा कि 3 पॉइंट्स की आपको बात रखनी है। यहाँ पर कोई 3 पॉइंट वर्स अगेंस्ट एटॉमिक वेट, यानी कि यहाँ शॉर्ट नोट्स बना देना। ये तो मैंने कॉपी में लिखा दिया है वैसे, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके पास है कॉपी में। कॉपी में भरोसा रखना, कंटेंट पे भरोसा रखना और उस पर ही काम करना। मॉड्यूल मटेरियल बहुत शानदार है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा था। कई लोग अफवाहें उड़ाएंगे, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इन चीज़ों को कर लेने के बाद मॉड्यूल की एक एक चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मॉड्यूल आपको नहीं लगाना है, अगली क्लास से मैं क्वेश्चन टिक कराऊंगा। इसका सीपीपी मिल गया क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का? नहीं, कल अगली क्लास तक प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री की क्लास।